मुख्य कार्यक्रम जो आहे तो रेशीमबाग येथील स्थित कविवर्य सुरेश भट सभागृहामध्ये 16 तारखेला आयोजित केलेला आहे। तसेच 17 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 8:30 वाजता महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन तथा बीटी ॲक्ट रद्द करण्यासाठी या प्रमुख मागण्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्रामध्ये बनते विनाचर यांची जनसंवाद यात्रा निघणार आहे। या यात्रेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील तमाम बौद्ध अनुयायांना या यात्रेसंबंधी किंवा बीटी ॲक्ट संबंधी एक जनजागृती करणे हा एकमेव उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून बनते विनाचार्य यांनी जनसंवाद यात्रेचे आयोजन केलेले आहे। आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये पूज्य भदंत करुणा सागर, विनय कृती, कल्याण मित्र, भत्ते, उत्तम बोली, ॲडव्होकेट जयप्रकाश जी नवी दिल्ली हे आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित आहेत। नागपूरमधून मुकेश मेश्राम, राकेश दारगावेजी, शंकर चहांदेजी, स्मिता वाकडे सन्माननीय पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित आहेत। भंतेजींना विनंती करतो की आजच्या या पत्रकार परिषदेला संबोधित करावं आणि आपण आलेल्या सर्व पत्रकारांचे आयोजक आणि निमंत्रक म्हणून मी सगळ्यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। शुरू करें तो पूछोगे या मैं शुरू करूँगा के लिए। और आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस है 14 अगस्त और आज नागपुर में छोटे छोटे जनसभाएं भी हुई। जैसे कि अभी नितिन गजबे ने बताया आपको कि आने वाली 17 अगस्त 2025 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में पूरे महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा के माध्यम से जनसंवाद किया जाएगा। इस संवाद यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जिलों में जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। बीटी एक्ट 1949 क्या है ये समझाया जाएगा और किस तरह से बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी विरासतों पे कब्जा किया गया है, विरासतों पे अतिक्रमण किया गया है, बौद्ध संस्कृति विरासतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके स्वरूप को मिटाया गया है। ये तमाम ऐसे विषय जो बहुत संवेदनशील है और खास बीटी एक्ट महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो करीब 134 साल से समाज लड़ता आ रहा है, उस आंदोलन की दिशा और दशा अभी वर्तमान में क्या है। और 12 फरवरी 2025 से बोधगया में जो धरना शुरू हुआ, उस धरना को 90 दिन चलाया गया और 90 दिन के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन महाबोधि महाविहार में जितनी उपासिका यहाँ से नागपुर से महाराष्ट्र से गई थी, उनके साथ बौद्ध विहार परिसर में पुलिस के कुछ जो सिविल ड्रेस में थे उनके साथ मिलकर वहाँ के कुछ लोकल गुंडों लोगों ने जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए, जिसके विरोध में नागपुर महाराष्ट्र की कुछ महिलाओं ने विरोध किया। विरोध करने पे उनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई और उनको वहां से घसीट के बाहर निकाल दिया गया। जिसके लिए हम वहां पहुंचे और पुलिस से कहा कि आपकी मौजूदगी में, आपकी होते हुए महाबोधि महाविहार जहां सुरक्षा के घेरे में रहता है, पुलिस को यहाँ पर हर तरह की चौकन्नी बरतनी पड़ती है। उसके बावजूद भी खास जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस को पता भी नहीं चला। तो पुलिस उस समय मामले को दबाते हुए एफआईआर की बात करने लगे कि एफआईआर दर्ज करा दीजिए। कितनी बात ही हो रही थी कि वहां पर पहले से ही घात लगाए हुए खड़े थे, कुछ करीब करीब मुझे लगता 50-60 ऐसे लोकल के गुंडे बुला रखे थे
और उनका हर साल यही काम होता है कि कभी डुंगेश्वरी पहाड़ी पर दहशतगर्दी पैदा करना, कभी महाबोधि महाविहार के आसपास खड़े होकर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाना और बौद्धों की आस्था और उनके विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करना, जिससे कि बुद्धिस्ट लोगों की भावनाओं को ठेस लगे, थोड़ा वो भी क्रोधित हो और बात विवाद में बदल जाए और विवाद का परिणाम ये हो कि वहां पर जितने श्रद्धालु बौद्ध उपासक जाते हैं उनमें एक दहशत पैदा हो जाए, वो महाबोधि महाविहार जाना बंद कर दे। इस हादसे के बीच जब हम पहुंचे, पुलिस पर दबाव बनाया गया, उन लोगों ने नारेबाजी करी, हमारे लोगों ने भी फिर उसका जवाब दिया। इसी बीच बचाव के चलते हुए वो लोग तो भाग गए और हम लोग अपना वापस धरने की तरफ चले, तो पुलिस की कम से कम 8-10 गाड़ियां हमारे पीछे और उस रात उन्होंने 1:30 बजे एक फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। मुकदमा लिखा गया, 68 दिन जेल काट के आए। प्रशासन पे क्या दबाव बना, कैसा दबाव बना, ये सब चीजें समझ में आई। तो धीरे धीरे समझते ये आया कि आंदोलन को केवल सरकार ही खत्म करना नहीं चाहती थी, पहले की भांति कुछ ऐसे स्वार्थी महत्वाकांक्षी लोग भी रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन की आड़ में इस आंदोलन खत्म करने के भी प्रयास किए। तो आज की हमारी कॉन्फ्रेंस ये सब मुद्दों को समाज के बीच में लेकर जाएगी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 15 मई को वहां से धरना हटने का कारण था कि समाज जागरूक नहीं हुआ, एकजुट नहीं हुआ और सरकार ने आसानी से हमारा धरना हटा दिया। ये धरना तब हटाया गया, अगर सरकार हटाना चाहती तो तब हटा सकती थी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और सरकार ने बहुत बड़ा दबाव बनाया था। दबाव तो असर कर गया था, हमारे एक पक्ष ने तो लिखकर भी दे दिया था कि आंदोलन स्थगित करते हैं, पर हमारे होने की वजह से पुलिस आंदोलन हटा नहीं सकी। हमने जाकर विरोध किया, उनके प्रस्ताव को ठुकराया और प्रशासन खड़ा देखता रह गया, पर धरना खत्म नहीं हुआ। हमारे जेल जाने के बाद अब प्रशासन को, पुलिस को लगने लगा कि जो रोकने वाले थे वो जेल चले गए, अब यह धरना हटाया जा सकता है। तो फिर से अब तो वजह भी नहीं रही थी उनके पास। पहले तो माने जा सकते थे, एक वजह थी कानूनी, प्रशासन का, सरकार का दबाव था कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध हो रहा है, तो उस समय इमोशनली कोई भी डिसीजन लिया जा सकता था सरकार के हित में। पर इस बार तो अब भारत पाकिस्तान का युद्ध भी नहीं था, तो ऐसी कौन सी वजह बनी? ये सारी बातें कि 15 मई को धरना खत्म कर दिया गया, कौन सी साजिश हुई, किन लोगों की साजिश के बीच में ये सांठगांठ बनी कि धरना खत्म हुआ। तो हमने जब जेल से बाहर निकले कहा कि धरना भले ही खत्म हो गया हो, पर हम आंदोलन को जिंदा रखेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे और देश में हर एक राज्य में जाकर भारत के बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे। एकजुट करने की यात्रा है धम्मध्वज यात्रा। इसके माध्यम से सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में सभी जिलों में जाकर समाज को जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे। किन किन धाराओं से मुख्य धारा 307 एक धारा है जिसको अभी 109 कहते हैं। तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का जिक्र होता है कि मारने का प्रयास किया गया और मेडिकल में मारने की कोई पुष्टि नहीं हुई और एफआईआर में तो ये लिखा था कि पसली भी तोड़ दी है, दांत तोड़ दिए हैं, सर की हड्डी फ्रैक्चर कर दी है। तो जैसे समझो कि अब वो बचने लायक ही नहीं रहा। तो मेडिकल रिपोर्ट हुई तो मेडिकल में ना तो वो पसली का कोई इसमें कहीं टूटी हुई नजर आई, ना दांत टूटा हुआ नजर आया, ना सर की हड्डी टूटी नजर आई। तो मेडिकल की रिपोर्ट ने ये सिद्ध करा कि कुछ नहीं हुआ था। एक हल्की सी चेहरे पे खरोच थी, तो वो आपसी वैसे भी खरोच आ जाती है। तो ये फर्जी मुकदमा बनाया गया। मुकदमे को उतना स्ट्रांगली बनाया गया कि मेडिकल ऑफिसर के लोगों के ऊपर भी दबाव बनाया, जजों के ऊपर भी दबाव बनाया। आप सोचिए, जिस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें किसी को जेल में कितने दिन रख सकते हो? 1 हफ्ता कम से कम बस। और मुझे उसमें 68 डे रहना पड़ा, 68 दिन जेल में रहना पड़ा। 68 दिन जेल में मेरी एक बेल की ऑर्डर की फाइल भी कम से कम 3 सप्ताह तक ऑर्डर पे रखी गई। 3 सप्ताह तक ऑर्डर पास नहीं किया। तो जज जो कहते कि जज सबसे सुपर पावर होती जिले में, वो कहता था कि यहाँ एसपी के आदेश है और जब तक एसपी नहीं कहेगा तब तक हम ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो एफआईआर की सबसे बड़ी है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन
पूरे देश में एक ताकत वजूद के साथ खड़ा हो चुका है। और जैसे जैसे हम इस पे विचार करते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हमने विचार किया, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होती जा रही है और जल्द ही हम लोग वहां पर एक अच्छे वकील को भी अपॉइंट करेंगे। तो लगता है कि हम इस आंदोलन को जीत लेंगे। उसके लिए जो यात्रा निकाली जा रही है 17 अगस्त से 24 सितंबर तक चलेगी, जिस यात्रा का उद्देश्य रहेगा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से समाज में जाकर जन संवाद किया जाएगा। यह जन संवाद समाज के बीचों बीच में होगा और उनको समझाया जाएगा कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए और 134 साल से आंदोलन चल रहा है वो आज तक सफल क्यों नहीं हुआ। ये तमाम मुद्दों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे और मैं लगातार 17 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जन संवाद यात्रा में रहूंगा। शिक्षा भूमि नागपुर में लोग इकट्ठा होंगे और वहीं से यात्रा प्रारंभ की जाएगी और यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होगा वो चैत्य भूमि, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियां हैं, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी पावन पवित्र धरती पे जाकर यात्रा का पहला पड़ाव जो है समापन होगा। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से फिर मैं कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं वो अपने शहरों में तैयारी करें और यात्रा का स्वागत करें, यात्रा को मजबूत बनाएं। इस यात्रा से ही महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा।